हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा कंपनी अकाउंट्स। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कंपनी अकाउंट्स में 4 पार्ट में स्प्लिट है। नंबर 1 इज कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज। नंबर 2 इज जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे इश्यू के लिए। नंबर 3 इज कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है, that is forfeiture of share. Number 4 is reissue of the forfeited shares. 4 पार्ट में इंट्रोडक्शन, इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। पहले बात करूं कंपनी की बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी का मींस एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। जो लॉ है कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, इसीलिए कंपनी की कॉमन सील होती है। कंपनी अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कॉमन सील के थ्रू शो करेगी। कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, दैट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करेगी, दैट इज नोन एज कॉमन सील। कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर कंपनी के ओनर्स पर डिपेंड नहीं रहता। कंपनी बनती लॉ के थ्रू है और कंपनी जब लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद भी लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी। परपीचुअल सक्सेशन मींस मेंबर मे कम मेंबर मे गो। कंपनी के जो ओनर है उन्हें बोलते हैं मेंबर्स। कंपनी के मेंबर्स आ सकते हैं, कंपनी के मेंबर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे पार्टनरशिप में कोई पार्टनर पुराना चला गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव हुआ इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पीएसआर, देन हमें वापस सारे अकाउंट्स बंद करने के बाद वापस ओपन करने पड़ते हैं, जैसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। मेंबर मे कम मेंबर मे गो बट कंपनी ऑलवेज रिमेन्स अलाइव, दैट इज नोन एज परपीचुअल सक्सेशन। नंबर नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड मींस मेंबर्स जितने अमाउंट तक मेंबर्स ने कंपनी को गारंटी दी है या फिर जितने वैल्यू के शेयर्स मेंबर्स ने परचेज किए वो उतना ही अमाउंट पेड करेंगे। पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर विल नॉट बी लायबल टू पे एनी डेट। मेंबर्स जितने अमाउंट के लिए रेडी हुए पेमेंट करने के लिए उतना ही पेमेंट करेंगे, तो लाइबिलिटी है लिमिटेड। ये डेफिनेशन कंपनी की। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, परपीचुअल सक्सेशन है और लिमिटेड लाइबिलिटी। इनके बेसिस पर एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मेंबर मे कम मेंबर मे गो बट कंपनी ऑलवेज रिमेन्स अलाइव, इट इज नोन एज। ऑप्शन ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपीचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी। तो चूज करना पड़ेगा परपीचुअल सक्सेशन। अ कंपनी कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स, दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव, आंसर है कॉमन सील। तो कुछ इस तरह से दूसरा पार्ट आता है। कंपनी के टाइप्स कितने हैं? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कंपनी को टाइप के लेकर। तो कंपनी का टाइप हमें ऑन दी बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पूछा है या फिर ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है। यदि ऑन दी बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पूछा है तो कंपनी 3 टाइप की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी के मेंबर्स ने जितने भी वैल्यू के शेयर परचेज किए हैं वो केवल उतने अमाउंट तक ही पेमेंट करेंगे। सपोज मैंने किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर परचेज किए हैं तो मैं केवल कंपनी को 10,000 रुपए का ही पेमेंट करूंगा, 10,000 से ऊपर मेरी लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी गारंटी जो मेंबर फुलफिल करेंगे इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। मैंने आज किसी कंपनी में, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को गारंटी दी है कि जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी, लिक्विडेट मतलब बंद होने वाली होगी, तो मैं इतने सम का पेमेंट करूंगा, दैट इज नोन एज लिमिटेड बाय गारंटी। नंबर 3 इज अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी एक्ट वो एक कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बोलता है, मतलब इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट परमिट तो करता है अनलिमिटेड कंपनी को, लेकिन अभी कोई भी कंपनी अनलिमिटेड नेचर की नहीं है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। दूसरा बेसिस आता है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर 3 तरह की है। फर्स्ट इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक, नंबर 3 इज 1 पर्सन कंपनी। दैट कंपनी इन विच एटलीस्ट 2 मेंबर्स, दैट इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जिनमें मिनिमम 7 मेंबर होंगे, नोन एज पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा, दैट इज नोन एज 1 पर्सन कंपनी।
मेंबर के बेसिस पे 3 टाइप की है। और डिफरेंस डिस्कस करें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। पहला डिफरेंस हो गया, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होंगे, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर होंगे। दूसरा डिफरेंस है, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होंगे, पब्लिक में मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस इज, प्राइवेट में कम से कम डायरेक्टर 2 होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 रहेंगे। पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 रहेंगे। प्राइवेट कंपनी को पहचानने का तरीका, प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद में लिखा होगा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी को पहचानने का तरीका, पब्लिक कंपनी के नाम में लिखा होगा केवल लिमिटेड। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। इसके बाद प्राइवेट कंपनी जनता में शेयर जारी नहीं कर सकती। जैसे पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत है, एक नया पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर से पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं फर्म में। कंपनी में पैसे की जरूरत है तो कंपनी ऐसी जो जनता में शेयर जारी करके पैसा रिसीव कर सकती है। कंपनी में पैसा लगाने का तरीका शेयर के थ्रू लगाया जाता है। तो ऐसी कंपनी जो जनता में शेयर जारी कर सकती है पब्लिक कंपनी है। ऐसी कंपनी जिस पर रेस्ट्रिक्शन है, जो जनता में शेयर जारी नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर इनटू द पब्लिक, पब्लिक कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर टू द पब्लिक। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस इज, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, देयर आर रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यहां पर शेयर पब्लिक में जारी करने पर प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी के शेयर पब्लिक दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनी के शेयर उनके मेंबर्स के अलावा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी जनता में शेयर जारी कर भी सकती है और पब्लिक कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफरेबल भी है। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्राइवेट और पब्लिक। एक डिफरेंस और, प्राइवेट में मिनिमम पेड अप कैपिटल, वर्ड अभी डिस्कस करेंगे। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है अभी तो समझें। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने से पहले 1 लाख की कैपिटल होना जरूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करते वक्त कम से कम 5 लाख की कैपिटल होना जरूरी है। वापस मैं एक बार रिवाइज कर दूं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, मिनिमम 2 मेंबर मैक्सिमम 200, प्राइवेट में मिनिमम 7 मेंबर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। पब्लिक में, प्राइवेट में कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे मैक्सिमम 15, पब्लिक में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी जनता में शेयर जारी नहीं कर सकती, नहीं प्राइवेट कंपनी के शेयर पब्लिक में ट्रांसफर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी जनता में शेयर जारी कर सकती है, शेयर ट्रांसफर भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल रहेगी, पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल रहेगी। और प्राइवेट कंपनी को पहचानने का तरीका है, नाम के आखिर में लिखा होगा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी को पहचानने का तरीका है, पब्लिक कंपनी के नाम के आखिर में लिखा होगा वर्ड लिमिटेड। ये कुछ डिफरेंसेस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। इसके बाद अगला पार्ट आता है शेयर कैपिटल। देखिए अगले पार्ट की बात करें, अगले में शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में जब भी पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है, पार्टनर कैपिटल। ऐसे ही कंपनी में कंपनी का मेंबर, कंपनी के मालिक जो भी पैसा लगाएंगे वो कहलाएगी कैपिटल। और कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट होती है, हर एक पार्ट को बोला जाता है शेयर। तो शेयर परचेज करता है मेंबर, तब कहलाती है शेयर कैपिटल। कंपनी के जो मालिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो हर एक इन्वेस्टर के नाम से सेपरेट अकाउंट बनाना मुश्किल है, इसीलिए कॉमन अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के टाइप, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, रिजर्व कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जिसे हम नॉमिनल शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी अपने लाइफ में कितने फेस वैल्यू वाले शेयर जारी कर सकती है, वो कहलाती है ऑथोराइज्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी इज नोन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। याद रखने वाली बात कौन सी है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। नंबर सेकंड इज इश्यूड शेयर कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इश्यूड बाय द कंपनी इनटू द जनरल पब्लिक और टू दी वेंडर। आगे डिस्कस करेंगे, कंपनी अपने शेयर जनता में भी जारी कर सकती है, कंपनी जनता के अलावा वेंडर्स को भी जारी कर सकती है। तो ऑथोराइज्ड का वह पार्ट जो कंपनी जारी कर रही है जनता में या फिर वेंडर्स को। वेंडर्स मतलब जिन लोगों से कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है। तो जो पार्ट कंपनी ने जारी नहीं किया वो कहलाएगा अनइश्यूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल
इश्यूड का वह पार्ट जो आज जनता खरीदने के लिए रेडी है। इश्यूड का वह पार्ट जनता जो खरीदने के लिए रेडी है। एक बात और याद रख के चलना है, कंपनी की जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम हो सकती है ऑथोराइज तक। इश्यूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सिम वैसे ही कंपनी के शेयर जो जनता खरीदने के लिए रेडी है, जनता अप्लाई तो ज्यादा शेयर के लिए कर सकती है, लेकिन कंपनी अधिकतम उतने ही शेयर जारी कर सकती है जितने कंपनी इश्यूड कैपिटल के अंदर जारी करने वाली है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक। तो जो पार्ट जनता खरीदने के लिए रेडी नहीं है वो कहलाएगा अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप, जनता ने शेयर खरीद लिए, कंपनी ने हर एक शेयर पर जितना पैसा मांगा है, याद रखें हर एक शेयर पर जितना पैसा मांगा है, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो जो पार्ट नहीं मांगा दैट इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। नंबर नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज रिजर्व्ड बाय द कंपनी एंड विच विल कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। रिजर्व कैपिटल का मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, कब मांगेंगे, जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी। पेड अप, कॉल्ड अप का वह पार्ट जो आज जनता पेड करने के लिए रेडी है। इसीलिए मैंने लाइन से लिखे हुए, बात याद रखनी है, मैक्सिमम रहेगी ऑथोराइज्ड। इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अमाउंट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये एक गलत स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। एमसीक्यू के फॉर्म में वेराइटीज बहुत ज्यादा बन सकती है, इसलिए डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन तब भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट याद रखें, आंसर अपने आप निकल आएगा। दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज रेडी टू subscribed by the public is known as subscribed. That part is not subscribed is known as unsubscribed. That part of authorized which is not issued by the company is known as unissued share capital. Called up, that part of subscribed capital which is called up by the company. That part which is not called up is known as uncalled up. The part of uncalled up capital which will be reserved by the company and which will यूज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, और दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कंपनी मंगाएगी लिक्विडेशन के समय पे वो कहलाएगा रिजर्व कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द पब्लिक इज नोन एज पेड अप कैपिटल। ये मेरे थे शेयर कैपिटल के टाइप्स। स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी है। अब देखें अगला, जो मैंने बात की अभी शेयर की। शेयर मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। ईच डिनोमिनेशन इज नोन एज शेयर। शेयर दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज इक्विटी, नंबर सेकंड इज प्रेफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर होल्ड करेगा इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, जैसे डिवेंचर होल्डर पर कंपनी जहां से लोन ले रही है उन्हें इंटरेस्ट पेड करती है, ऐसी कंपनी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी उन्हें पेड करती है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स्ड नहीं मिलेगा। जिस साल लॉस है उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर डजंट कैरी एनी वोटिंग राइट, जबकि इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर रिस्क कम बियर करते हैं इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद होने वाली होती है, तो पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा, उसके बाद डिविडेंड पेड किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हो सकता है प्रेफरेंस शेयर एक ऐसी कैटेगरी के हैं जहां पर रिटेन्ड अर्निंग से जो प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब डिविडेंड बांटने के बाद वाला प्रॉफिट, उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिल सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे इक्विटी और प्रेफरेंस के।
वापस रिवाइज करें, इक्विटी शेयरहोल्डर को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयरहोल्डर का वोटिंग राइट है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं। इक्विटी शेयरहोल्डर डिसीजन मेकिंग करता है, इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली होगी पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस को, बाद में पेमेंट होगा इक्विटी को। इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम है। ये कुछ डिफरेंसेस इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स का डिस्कशन करें। प्रेफरेंस शेयर्स 8 टाइप के हैं। प्रेफरेंस शेयर 8 टाइप्स के हैं, जिसमें नंबर 1 है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल नंबर 2, रिडीमेबल नंबर 3, इररिडीमेबल नंबर 4, cumulative नंबर 5, नॉन cumulative नंबर 6, पार्टिसिपेटिंग नंबर 7, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग नंबर 8। ये 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, cumulative, नॉन cumulative, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब इनके बेसिस पर स्टेटमेंट लिखा हुआ, जैसे अभी मैंने बताया था, दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव राइट टू रिसीव प्रॉफिट आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव राइट टू रिसीव प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज नोन एज। आंसर रहेगा ऐसे प्रेफरेंस शेयर माने जाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। वापस मैं 8 का एक बार रिवीजन करा दूं। Convertible preference share, those preference share which will convert into the equity share known as convertible, which will not convert into the equity share known as non-convertible. Those preference share which will redeem against cash, redeem against cash, एक समय विशेष के बाद, एक निश्चित समय के बाद कैश में रिडीम हो जाएंगे, कैश कंपनी उन्हें वापस पेड कर देगी। रिडीमेबल जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, इररिडीमेबल। कुमुलेटिव, ये वाली कैटेगरी विशेष याद रखनी है, क्योंकि यहां पर तो हम नाम के बेसिस पर समझ जाते हैं कि इस प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होगा, लेकिन कुमुलेटिव में दिक्कत होती है। कुमुलेटिव याद रखें, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें जिस साल कंपनी लॉस में है उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच डजंट हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड इन द ईयर इन विच कंपनी इज इन लॉस, तो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, उस साल का डिविडेंड मिलेगा उस साल में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो मतलब सपोज करंट ईयर 19-20 है, इस साल कंपनी लॉस में है, तो इस साल का डिविडेंड हम आगे पास ऑन कर देंगे। मतलब करंट ईयर का डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड में कुमुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सपोज इस साल हमें डिविडेंड बांटना है 1 लाख का है, इस साल लॉस है तो इस साल डिविडेंड नहीं बांटेंगे, इस साल का डिविडेंड अगले साल हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। फिर अगले साल का डिविडेंड 1 लाख और करंट ईयर डिविडेंड 1 लाख, अगले साल 2 लाख हो गया डिविडेंड। अब अगले साल कंपनी के पास जितना प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड बांट देंगे। इट मींस दोज प्रेफरेंस शेयर्स हुज डिविडेंड विल बी कुमुलेट टू द नेक्स्ट ईयर इज एन ईयर ऑफ लॉस। कंपनी विल पेड डिविडेंड इन द ईयर इन विच कंपनी इज इन प्रॉफिट। नॉन कुमुलेटिव, दोज प्रेफरेंस शेयर which doesn't have a right to receive dividend in the year of loss and that dividend will be lapsed. नॉन कुमुलेटिव ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास कोई राइट नहीं है डिविडेंड रिसीव करने का लॉस वाले ईयर में, कंपनी घाटे में है उस साल का डिविडेंड भूल जाओ, अगले साल भी कंपनी घाटे में रही उस साल का डिविडेंड भूल जाओ, वो डिविडेंड नहीं मिलेगा कभी भी। पार्टिसिपेटिंग, those preference shares which have a right to receive profit from the retained earnings. ऐसे retained earning मैं पहले ही बता चुका हूं, retained earning का मतलब क्या होता है। retained earning means equity और preference dividend distribute करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है, retained मतलब रोक लिया, earning मतलब प्रॉफिट। तो those preference share which have a right to receive profit out of the retained earnings known as participating. Those preference share which doesn't have a right to receive profit out of the retained earnings, they will receive only that amount of profit which is promised by the company known as non participating preference shares. ये मेरे प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप हो गए। ये मैंने बात कर ली है शेयर कैपिटल के टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर के टाइप मैंने बता दिया किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक और डिस्कशन करें, एक क्वेश्चन और लें। Those preference shares whose dividend will be lapsed, those preference shares whose dividend will be lapsed in the year of loss known as, answer is non cumulative preference shares. ये मेरी बात हो गई है प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स की। अब बात करें आगे, अब बात करें प्रोसीजर की। जब कंपनी शेयर जारी करती है जनता में या फिर
जब कंपनी शेयर जारी करती है तब पहले बेसिक प्रोसीजर मतलब शेयर जारी करने से पहले किन किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट की किन किन शर्तों को मानना पड़ेगा, और फिर बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर की, शेयर जारी करने की, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका शेयर फॉरफिट करने की, दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर वापस रीइश्यू करने की, दैट इज नोन एज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने अभी बताया था कंपनी शेयर्स दो वे में जारी कर सकती है, एक तो जनता को इन पब्लिक फॉर कैश, एक अदर देन कैश। जब कंपनी शेयर जारी करती है वेंडर्स को या फिर एम्प्लॉइज को इन दी फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, वेंडर्स को जारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने आज उनसे कोई एसेट परचेज की है। यदि कंपनी शेयर जारी कर रही है पब्लिक में तो मैं पहले पब्लिक वाली की पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर डिस्कस करने वाला हूं, पूरी जनरल प्रोसीजर डिस्कस करने वाला हूं। ये पहले हम बात कर रहे हैं जनरल प्रोसीजर की। कंपनी यदि जनता में शेयर जारी कर रही है, अब जनता में शेयर जारी करने के दो तरीके हैं, पूरा पैसा एक बार में मंगाएं, पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाएं। पैसा मंगाएं लमसम में या पैसा मंगाएं इंस्टॉलमेंट में। लमसम में मंगाने का मतलब कंपनी जनता से पैसा मांग रही है, पूरा पैसा हमें एक बार में चाहिए, एक शेयर आज 100 रुपए का जारी कर रहे हैं, पूरे 100 रुपए आज चाहिए इकट्ठे, दैट इज नोन एज लमसम। इंस्टॉलमेंट का मतलब कंपनी कुछ पैसा आज मांग रही है, कुछ पैसा थोड़े समय के बाद, फिर थोड़ा पैसा उसके बाद, दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में बता दूं, कंपनी एक शेयर का पैसा जब लोग अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। कंपनी जनता में शेयर अलॉट करेगी दैट इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के बाद जब पहली बार पैसा मांगा जाएगा दैट इज नोन एज फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल के बाद दूसरी बार पैसा मांगा जाएगा दैट इज नोन एज सेकंड कॉल मनी। और जब आखिरी बार पैसा मांगा जाएगा, सपोज सेकंड कॉल ही आखिरी है, तो उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला जाएगा। प्रोसीजर क्या है, जब भी कंपनी जनता में शेयर जारी करना चाहती है पहले जारी करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी पैसा क्यों चाहती है, उस पैसे का क्या करने वाली है, कंपनी अधिकतम कितने शेयर जनता में जारी करेगी, कंपनी एक शेयर किस वैल्यू पे जारी करने वाली है, कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कंपनी उस प्रॉफिट को उस पैसे को किस किस जगह इन्वेस्ट करेगी, कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कंपनी में लोग कब तक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी कब शेयर अलॉट करेगी, बहुत सारी बातें होती हैं। पहला इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके साथ कंपनी ये भी लिखती है कि लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं, विंडो टाइप में, विंडो ओपन है, लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कंपनी ने पब्लिक इश्यू निकाला, पब्लिक इश्यू जब कंपनी फर्स्ट टाइम जनता में शेयर जारी करती है दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन कंपनी इश्यू इट्स शेयर फर्स्ट टाइम इन दी पब्लिक दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी सपोज 1 अप्रैल को पब्लिक इश्यू लेके आई कि लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, तो 1 से 5 अप्रैल के बीच में जो जो लोग अप्लाई करते हुए जाएंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन, और जितना पैसा कंपनी रिसीव करेगी दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। 5 तारीख तक कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गई। प्रोस्पेक्टस में सारी कंडीशंस लिखी होंगी कि पैसा लमसम में चुकाना है या फिर इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। यदि लमसम में चुकाना है वो भी प्रोस्पेक्टस में शो होगा कि 5 तारीख तक आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती हुई जाएगी, मेरे एग्जांपल में 5 तारीख तक, फिर 5 तारीख के बाद यहां पर कंडीशन आती है कि कंपनी शेयर केवल तब जारी कर पाएगी जब कंपनी को 90% एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। मतलब कंपनी जितना भी पब्लिक इशू लेकर आई है 90% उस पब्लिक इशू का पब्लिक खरीदने के लिए रेडी है। सपोज कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर जारी करना चाहती है तो जनता आज 90,000 रुपए के शेयर खरीदने के लिए रेडी है। तो जब तक 90% कंपनी का पब्लिक इशू सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती। तो कंपनी एप्लीकेशन के बाद चेक करती है क्या 90% वाली कंडीशन 90% वाली कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं। यदि फुलफिल हो चुकी है उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजना स्टार्ट करेगी, शेयर अलॉट करना स्टार्ट करेगी। जिन लोगों को शेयर कंपनी अलॉट कर देती है उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं हो पाया, सर अलॉट क्यों नहीं हो पाएगा,
हमने 1 लाख शेयर जारी करने की बात कही है, जनता खरीदने के लिए रेडी है 95,000, उस केस में तो अलॉट हो जाएगा। जनता खरीदने के लिए रेडी है 1 लाख शेयर, उस केस में अलॉट हो जाएगा। जनता खरीदने के लिए रेडी है 90,000 शेयर, उस केस में अलॉट हो जाएगा। जनता खरीदने के लिए रेडी है 89,000 शेयर, अलॉट नहीं होगा। 90% वाली कंडीशन कहती है 90% एप्लीकेशन कम से कम आनी चाहिए। यदि 90,000 एप्लीकेशन आई है तो कंपनी शेयर जारी कर सकती है। सर बात कर रहे थे अलॉटमेंट की, जनता को कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, लेकिन यदि एप्लीकेशन आई है 1,01,000 की, अब क्या करेंगे? तो कंपनी 1,000 एप्लीकेशन जिन लोगों ने दी है उन्हें तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजना पड़ेगा कि हम 1 लाख ही शेयर जारी कर सकते थे, वो हमने बांट दिए। अब आपको कोई भी शेयर हमने इश्यू नहीं किया है तो अपना पैसा पकड़िए। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट उन लोगों के लिए जो लोगों को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, लेटर ऑफ रिग्रेट उन लोगों के लिए जिन्हें कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है। कंपनी जिस दिन अलॉटमेंट का लेटर भेजती है उसी दिन अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है, और अलॉटमेंट के पैसे के बाद कंपनी मंगाती है फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, यदि इंस्टॉलमेंट मेथड है तो। लेकिन यदि लमसम वाला मेथड है तो कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त ही पूरा पैसा रिसीव कर लिया होगा, एप्लीकेशन के वक्त ही, तो उस केस में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 2 कंडीशन और याद रखनी है। कंपनी एक्ट कहता है कि कम से कम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए। 5% किसका? फेस वैल्यू का। कम से कम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। सर फेस वैल्यू क्या है? एक कंपनी अपना शेयर जारी कर सकती है पार पे। पार मींस जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आज हमें कोई नोट पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? उस पर लिखा हुआ 10 रुपए, तो 10 रुपए का नोट है। ऐसी जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रजिस्टर कराती है तो बताती है हमारे शेयर की फेस वैल्यू क्या रहेगी। सपोज फेस वैल्यू कंपनी का 100 रुपए है, इसका मतलब कंपनी के एक शेयर पर प्रिंट है 100। सर कंपनी क्या 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचेगी? नहीं, कंपनी 100 रुपए का शेयर 110 में भी बेच सकती है। कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेच सकती है। कंपनी 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में बेच सकती है, लेकिन 90 रुपए वाली कंडीशन केवल अप्लाई होगी फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर्स में। तो कंपनी यदि शेयर जारी करती है फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे, दैट इज नोन एज इश्यू एट प्रीमियम। शेयर जारी कर रही है फेस वैल्यू वाला शेयर फेस वैल्यू पे ही, दैट इज नोन एज इश्यू एट पार। शेयर जारी कर रही है फेस वैल्यू से कम पे, वो माना जाता है इश्यू एट डिस्काउंट। तो कंपनी यदि प्रीमियम पर शेयर जारी कर रही है तो कंपनी एक्ट कहता है तब भी हम फेस वैल्यू का 5% पैसा की बात कर रहे हैं। कंपनी यदि प्रीमियम पे भी जारी कर रही है, 100 रुपए का शेयर जारी कर रही है 120 पे, कंपनी एक्ट कहता है कम से कम एप्लीकेशन पे 100 रुपए का 5% मतलब 5 रुपए आना चाहिए। यहीं पे सेबी एक्ट कहता है कि एप्लीकेशन पे कम से कम 25% पैसा आना चाहिए, मतलब 120 का 25% किसका? इश्यू प्राइस का। द रेट एट विच कंपनी इश्यूड शेयर्स टू द पब्लिक, दैट इज नोन एज इश्यू प्राइस। इफ शेयर आर इश्यूड above than face value, then it is known as issue at premium. If share are issued at the same face value, that is known as issue at par. If share are issued less than the face value, that is known as at discount. तो सेबी कहता है, सेबी एक्ट कहता है कम से कम कंपनी 25% पैसा रिसीव करना चाहिए। कब? एप्लीकेशन के वक्त। 25% किसका? इश्यू प्राइस का। ये कुछ बेसिक बातें थी। फिर इसके बाद कंपनी पैसा मंगाएगी रिमेनिंग, यदि इंस्टॉलमेंट वाला मेथड है तो फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। अब मेन बात आती है अकाउंटिंग प्रोसीजर। कंपनी जब जब पैसा रिसीव कर रही है तब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगी? अब देखें, यदि कंपनी लमसम में पैसा मांग रही है, जनता में शेयर जारी कर रही है, कैश में पैसा मांग रही है लमसम, तो कंपनी सबसे पहले जैसे जैसे पैसा आता जाएगा एंट्री पास करती जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लमसम में पैसा मांग रहे हैं तो हमें कंबाइंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 90% की कंडीशन फुलफिल होने के बाद पैसा ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि कंपनी ने शेयर जारी किया है प्रीमियम पे तो शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम भी आएगा। रटने वाले स्टूडेंट याद रखें, यदि कंपनी जारी कर रही है प्रीमियम पे तो जहां जहां कैपिटल वहां वहां प्रीमियम, जहां जहां कैपिटल वहां वहां प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट वाले में, लमसम वाले में केवल 2 ही एंट्री है। इंस्टॉलमेंट वाले में
सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 90% की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली एंट्री किस अमाउंट से होगी? पहली एंट्री होगी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। यहीं से एमसीक्यू ड्राइव होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमने दूसरी एंट्री की है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस एंट्री में शेयर कैपिटल का अमाउंट जो हमने क्रेडिट किया है, कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? शेयर कैपिटल का जो अकाउंट क्रेडिट किया है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल देन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ऑप्शन सी टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ऑप्शन डी टोटल फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो इस केस में एप्लीकेशन मनी विदाउट प्रीमियम से शेयर कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट। पहली एंट्री मेरी हो चुकी है पैसा रिसीव करने की, दूसरी एंट्री हो चुकी है ट्रांसफर करने की। दूसरी एंट्री केवल तब होगी जब 90% वाली कंडीशन फुलफिल हुई है। तीसरी एंट्री, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, पैसा चाहिए अलॉटमेंट के लिए क्योंकि कैपिटल रेज करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का पैसा मांगने की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बिल्कुल ट्रेंड रटने वाले स्टूडेंट, पहली एंट्री में एप्लीकेशन वाले में पहले पैसा रिसीव करने की, फिर ट्रांसफर एंट्री, फिर उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे पहले ट्रांसफर एंट्री फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री। ये थी मेरी इंस्टॉलमेंट वाले केस में एंट्री। यदि शेयर जारी किया है प्रीमियम पे, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे अलॉटमेंट के साथ रहेगा प्रीमियम। और अलॉटमेंट की दो एंट्री पास कर रहे हैं, किस वाली एंट्री में? जहां कैपिटल वहां प्रीमियम। तो अलॉटमेंट वाली में दूसरी एंट्री में आ रहा है शेयर कैपिटल, सॉरी पहली एंट्री में आ रहा है शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा क्रेडिट। एक क्वेश्चन और ड्राइव होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट की किस हेडिंग में आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम इज आल्सो नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देन रिजर्व विल बी शोन अंडर द मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ये बात थी अकाउंटिंग प्रोसीजर लमसम और इंस्टॉलमेंट वाली। अब दूसरी बात, कंपनी जो भी शेयर जारी कर रही है, मैंने भी बताया था हो सकता है एप्लीकेशन कंपनी जितने शेयर जारी करना चाहती है उससे कम किया है, हो सकता है उतने बराबर ही आए, हो सकता है उससे ज्यादा है। तो तीन कंडीशन पॉसिबल है, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन, एक फुल सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मींस द issued share capital is more than amount of share capital which is subscribed by the public. Full subscription means the number of share to be issued, the amount of issued share capital will be equals to the subscribed share capital. Over subscription, जब कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है, शेयर जारी कम करने वाले, तो अंडर, अब मुझे जो 90% वाली कंडीशन है कहां चेक करनी पड़ेगी इस वाले केस में कि 90% वाली कंडीशन फुलफिल है या नहीं। अगर फुलफिल नहीं हुई तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। पैसा रिफंड करने की एंट्री मैंने पहली एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड करने की एंट्री रिवर्स करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनी जितने शेयर जारी करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आई है। फुल सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर जारी करेंगे बराबर एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर जारी करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में ही बनता है प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ गई ज्यादा, अब कंपनी क्या करे? कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन एग्जांपल के साथ इस बार लेते चलें, सपोज कंपनी जारी कर देगी 1 लाख शेयर, कंपनी के पास ये है नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई सपोज 1.5 लाख शेयर के लिए। कंपनी के पास पहला ऑप्शन है 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दे और बाकी 50,000 कर दे रिजेक्ट। दूसरा है 1.5 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दो। ये कैसे संभव है? कंपनी में जब भी शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, कोई व्यक्ति एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ दी कंपनी के केसेस में कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो इतना रहता है कि एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, मिनिमम 15,000 रुपए के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनी यदि शेयर 15,000 का तो एक शेयर ही है, अदरवाइज हमेशा
लॉट में कुछ ना कुछ एक से ज्यादा शेयर होंगे। तो कंपनी के मैं मान रहा हूं ये 1.5 लाख शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी अलॉट करेगी 1 लाख शेयर, 1.5 लाख एप्लीकेशन है। एक व्यक्ति ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कंपनी का लॉट साइज 15 शेयर्स का है, मतलब कम से कम 15 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 एप्लीकेशन के लिए एक व्यक्ति ने अप्लाई किया है। कंपनी केवल शेयर दे सकती है उन्हें 10 कहां से आया, 15 के लिए अप्लाई किया है और टोटल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये टोटल हो गए 1.5 लाख। कंपनी केवल शेयर दे सकती है 1 लाख, तो कंपनी क्या कह रही है, हर एक व्यक्ति को 10-10 शेयर दे दो। तो इसका मतलब मैंने यदि 15 के लिए अप्लाई किया है तो 10 शेयर मुझे मिलेंगे। अब कंपनी कह रही है यदि मेथड लमसम वाला है तो मैंने 15 शेयर में पूरा पैसा दे दिया है, कंपनी एडजस्ट करेगी 10 शेयर पे, तो जो पैसा मेरा एक्स्ट्रा है वो कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, तो पैसा करना पड़ेगा रिफंड। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट वाला केस है तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा 5 शेयर पे जो रिसीव किया है वो कंपनी आगे एडजस्ट कर सकती है। अब अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, समय कम, इसलिए याद रखें जब कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट मींस व्हेन लेस नंबर ऑफ शेयर विल बी इश्यूड टू द मोर एप्लीकेंट्स देन द एक्सेस अमाउंट विल बी एडजस्ट on the allotment, on the first call, on the final call, it depends, and the ratio in which share are allotted is known as pro rata allotment। मैंने बताया था कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर दे दे और बाकी 50 रुपए पैसा कर दे रिफंड। दूसरा 15 एप्लीकेशन को हर एक व्यक्ति जिसने 15 के लिए अप्लाई किया है उसे 10 शेयर दे दे। अब कंपनी यदि इंस्टॉलमेंट पर शेयर जारी कर रही है तो उनसे कहे कि देखो आपने 15 शेयर पर रुपए दिए, आपको मिले केवल 10 शेयर हैं, हमने आज केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए, ये एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट के 3 रुपए, ये अलॉटमेंट का है, सपोज 5 रुपए फर्स्ट कॉल का है, टोटल 10 रुपए का एक शेयर है। मैंने ज्यादा लंबा क्वेश्चन ड्राइव नहीं किया। कंपनी ने आज 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, लोगों ने, मैंने अप्लाई किया था 15 शेयर्स के लिए, तो मैंने आज कंपनी को 15 गुणा 2 दिए होंगे 30 रुपए, 30 रुपए, जबकि कंपनी ने मुझे शेयर दिए केवल 10, तो कंपनी ने आज 10 गुणा 2 एडजस्ट कितने की एप्लीकेशन पे, 20 रुपए। तो मेरे कंपनी के पास आज एडवांस कितने हैं, 10 रुपए। तो कंपनी का कहना है कि आगे भी तो तुम पेड करोगे अलॉटमेंट पे कितने पेड करोगे, 10 गुणा 3 30 रुपए, 10 रुपए तुम्हारे जो एडवांस में जमा है वो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो होता है एडजस्टमेंट करने का तरीका। यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो अधिकतम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक। क्वेश्चन यदि कहता है कि फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है तो उसके साथ में एडजस्ट करेंगे। यहीं पर एक टर्मिनोलॉजी आती है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की। ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी को पैसा पेड नहीं कर पाई, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, उन्होंने पेड नहीं किया, देन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दी कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे, पहले द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाई दी पब्लिक, कंपनी ने मांगा तो लेकिन पब्लिक पेड नहीं कर पाई, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर शो कहां करेंगे, कॉल्स इन एरियर जो अपनी कैपिटल है उसमें से माइनस करके शो करेंगे। मतलब कॉल्स इन एरियर आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में। मैंने अप्लाई किया था 15 शेयर्स के लिए, मैंने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, कंपनी मुझसे 20 रुपए मांगने आई, मैंने कंपनी को 10 शेयर गुणा 5 50 रुपए और दे दिया। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी इन एडवांस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। कंपनी एक्ट की टेबल F के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी 10%, कॉल्स इन एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी 12%। ये था अकाउंटिंग प्रोसीजर जब कंपनी पब्लिक में शेयर जारी करती, वो भी कैश में। यदि कंपनी शेयर जारी करती है अदर देन कैश, मतलब वेंडर को, तो कंपनी वेंडर से एसेट परचेज कर रही होगी, एसेट परचेज करने की एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब कंपनी यदि वेंडर्स को कम शेयर जारी कर रही है, अब कंपनी यदि वेंडर से एसेट ज्यादा वैल्यू की खरीदी है, शेयर जारी कर रहे हैं कम वैल्यू की, वेंडर से जो एसेट परचेज करते हैं उसके प्रतिफल, उसके कंसीडरेशन में जो भी पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन।
इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन अमाउंट ऑफ शेयर टू बी इश्यूड, इफ परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, कंपनी जितने शेयर जारी कर रही है, जितने वैल्यू के शेयर जारी कर रही है उससे, तो मतलब कंपनी ने एसेट ज्यादा वैल्यू खरीदी है, कंपनी को फायदा हो गया। डिफरेंस अमाउंट है ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में, लेकिन कंपनी ने शेयर जारी किए ज्यादा वैल्यू के, एसेट परचेज किए कम वैल्यू की, कंपनी शेयर जारी कर रही है 5 लाख के, एसेट खरीदी केवल 4 लाख की है, तो कंपनी जो डिफरेंस अमाउंट पेड कर रही है वो गुडविल के कर रही है। यहां से एमसीक्यू कैसे ड्राइव होगा, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द टोटल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी नोन एज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ही क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन जो भी प्रॉफिट होंगे वो हमेशा ट्रांसफर होते हैं कैपिटलिज्म। इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल टू बी इश्यूड, देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल। कैपिटल किस हेडिंग के अंदर आएगा, वापस शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व सरप्लस में। गुडविल कहां आएगा, वापस नॉन करंट एसेट की सबसे पहली हेडिंग फिक्स एसेट के अंदर। ये मैंने बात कर ली है जब कंपनी अदर देन कैश में शेयर जारी करती है तब। एक बात याद रखें, जब यदि कंपनी अदर देन कैश में शेयर जारी कर रही है तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ शेयर कितने जारी करें ऐसा निकालना पड़े क्वेश्चन में। एग्जांपल के साथ बताऊं, सपोज कंपनी ने एक 5 लाख की एसेट खरीदी है, कंपनी ने एक फिक्स्ड एसेट या फिर मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की। इफ XYZ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹5 लाख एंड इश्यू शेयर फेस वैल्यू 100 एंड विद प्रीमियम 20% और 25% जो भी हो, हम मान रहे हैं 25%। कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपए और प्रीमियम 25% मतलब 25 रुपए, तो मतलब एक शेयर का इश्यू प्राइस हो गया 125। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यू टू दी टू दी वेंडर। कितने नंबर ऑफ शेयर जारी करने पड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 125 का, डिवाइड कर देंगे 125 का, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा मेरे ख्याल से 4000। तो कंपनी शेयर जारी कर रही 4000। ऐसा एमसीक्यू भी ड्राइव हो सकता है, यदि कंपनी शेयर जारी करेगी केवल 100 तो आ सकता है 5000। यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि कंपनी शेयर जारी कर रही है 4500। इफ कंपनी परचेज्ड मशीन वर्थ ₹5 लाख एंड इश्यूड 4500 शेयर्स at 25% premium, face value is 100, then the excess amount will be considered as, या excess amount कितना होगा, कंपनी 4500 गुणा 125 जो भी अमाउंट कितना आएगा, ये 4500 गुणा 125 5,62,500। कुछ डिफरेंस आया तो देख लेना, कंसिडर कर लेना, मेरा बताने का वो है मोटिव। यदि कंपनी 5,62,500 के शेयर जारी कर रही है, एसेट खरीदी है केवल 5 लाख की, तो जो एक्सेस अमाउंट है एक्स्ट्रा पेड क्यों कर रहे हैं, गुडविल के लिए। गुडविल का अमाउंट क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 62,500, वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये था जब शेयर जारी करेंगे अदर देन कैश में। ये मैंने पूरी बात कर ली है जब शेयर इश्यू करते हैं तब। अब बात आती है जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तब अकाउंटिंग कैसे होगी। फॉरफिट करते वक्त आप लोगों को याद रखना है, फॉरफिचर का मतलब क्या होता है, जब भी शेयर होल्डर पेमेंट करने में अनेबल है या शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी के पास राइट है, कंपनी वो शेयर फॉरफिट कर सकती है, शेयर कैंसिल कर सकती है। फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, अब फॉरफिचर की एंट्री करने से पहले याद रखें कंपनी ने जब वो ओरिजिनली शेयर इश्यू किया था तब वो पार पे है ओरिजिनली या फिर प्रीमियम पे। कंपनी शेयर कर रही है फॉरफिट, फॉरफिचर मतलब कंपनी शेयर कैपिटल कैंसिल कर रही है। कंपनी शेयर कैपिटल कैंसिल करेगी, बेसिक एंट्री मुझे शेयर कैपिटल करना पड़ेगा डेबिट। शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, कंपनी डेबिट करेगी जो पैसा कंपनी ने मांगा था, जो पैसा कंपनी ने मांगा था, अमाउंट विच वॉज कॉल्ड अप। सर हिंदी में क्यों लिखा, सपोज कंपनी ने 10 रुपए का शेयर जारी किया था, कंपनी ने उस शेयर होल्डर से मांगे ही 8, कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपए, तो इसका मतलब यहां पर 8 रुपए आएगा। टू
शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर जो उसने पैसा चुका दिया, और टू कॉल्स इन एरियर जो पैसा उसने नहीं चुकाया। हो सकता है पहले पैसा हमने नहीं रिसीव किया था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया हो तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा, रेस्पेक्टिव उस कॉल का नाम आएगा। शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर लिया, अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर में जो पैसा कंपनी रिसीव नहीं कर पाई। यहीं पे बात आती है यदि कंपनी ने ओरिजिनली शेयर इश्यू किया था प्रीमियम पे, तो याद रखें यदि ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया था, प्रीमियम कंपनी रिसीव कर चुकी है, ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया था, प्रीमियम कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो नेचर है वो प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, फायदा है, शेयर फॉरफीचर भी फायदा अकाउंट है, तो फायदे को फायदे में ट्रांसफर करने से क्या फायदा। शेयर कैपिटल जो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो प्रॉफिट नेचर का अकाउंट है, बस शेयर फॉरफीचर की जो प्रेजेंटेशन है वो बैलेंस शीट में अलग रहती है। शेयर फॉरफीचर आएगा कहाँ, शेयर फॉरफीचर आएगा शेयर कैपिटल के अंदर, ऐड करेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में, हमें शेयर कैपिटल में ऐड करके शो करना पड़ेगा। तो यदि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर चुकी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम ना ही डेबिट आएगा, और यदि सिक्योरिटी में डेबिट आता तो क्रेडिट किस अकाउंट में आता, शेयर फॉरफीचर में, तो ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा। यदि कंपनी ने ओरिजिनली शेयर इश्यू किया था प्रीमियम पे, प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं, तो ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है ना ही क्रेडिट करना है। यदि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा वो अभी तक कहाँ रहा होगा, कॉल्स इन एरियर में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और वो क्रेडिट में आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी जो पैसा मांगा, अमाउंट विच वाज कॉल्ड अप, टू शेयर फॉरफीचर द अमाउंट विच वाज पेड अप बाय द पब्लिक, द टू कॉल्स इन एरियर द अमाउंट विच वाज नॉट पेड अप बाय द पब्लिक। यदि कंपनी प्रीमियम पर इश्यू किया है, प्रीमियम आ चुका है तो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, प्रीमियम नहीं आया है तो प्रीमियम डेबिट करेंगे, क्रेडिट में आएगा कॉल्स इन एरियर के अंदर। ये था फॉरफीचर वाला केस। इसके बाद आता है रीइश्यू। रीइश्यू मतलब कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो कंपनी वापस रीइश्यू करने वाली है। अब कंपनी रीइश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, पार पे। याद क्या रखना है यहाँ पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू विल बी अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड या अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर, द अमाउंट विच वॉज फॉरफिटेड अर्लियर। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पर कितना दे सकती है, जो कंपनी ने पहले फॉरफिट किया था इसके बेसिस पर 100% क्वेश्चन आएगा। वो अलग बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल मतलब हमें पूरा क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से कैपिटल, उसमें से जो भी फॉरफीचर का पैसा होगा हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो रीइश्यू करते वक्त कंपनी अधिकतम डिस्काउंट दे सकती है जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है। रीइश्यू कंपनी पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। रीइश्यू करने की एक कंडीशन और है, कंपनी जब भी रीइश्यू करेगी, रीइश्यू करते वक्त वापस इंस्टॉलमेंट वाला मेथड नहीं अपना सकती। कंपनी रीइश्यू करेगी, पूरा पैसा एक बार मंगाना पड़ेगा लमसम में, जितना पैसा कंपनी को मंगाना है, अधिकतम डिस्काउंट फॉरफीचर वाला। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी, कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। यदि कंपनी पार पे इश्यू कर रही है तो टू शेयर कैपिटल। यदि कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो हमें जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस है, लॉस करते हैं डेबिट, और वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, तो शेयर फॉरफीचर करेंगे डेबिट। यदि कंपनी प्रीमियम पे जारी कर रही है तो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उस केस में फॉरफीचर नहीं आएगा। यदि कंपनी पार पे जारी कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर शेयर। शेयर कैपिटल में यदि हम मान रहे हैं अभी रीइश्यू कर रहे हैं पार पे, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस। रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो बैंक में आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई रीइश्यू प्राइस। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो बैंक में जितने प्राइस पर हमने इश्यू किया है, शेयर फॉरफीचर में जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, शेयर कैपिटल वापस फेस वैल्यू। इसके बाद कंपनी को ट्रांसफर करनी पड़ता है जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में। कंपनी केवल उतने शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी जितने शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है।
द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट. और वो अमाउंट किन शेयर से संबंधित होना चाहिए? जितने शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है. शेयर फॉरफीचर के बाद रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वापस जो प्रॉफिट हुआ था ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में. एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. वापस याद रखें कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा? कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो रीइश्यू किए. फॉरफिट करते वक्त जितना पैसा रिसीव किया उसमें से माइनस करेंगे केवल उन ही शेयर पर रीइश्यू करते वक्त कितना डिस्काउंट दिया है. तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में. ये बात थी रीइश्यू की. कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहां शो होगा? कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में शो होगा करेंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर अदर करेंट लाइबिलिटी में. तो मैंने बात कर ली कॉल्स इन एरियर शो की. कॉल्स इन एडवांस कहां शो होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर. और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं और वो भी ऐसे शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं जो हमने ओरिजिनली इश्यू किए थे प्रीमियम पे, और वो केस था प्रोराटा अलॉटमेंट वाला, फिर कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है फिर रीइश्यू कर रही है, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मास्टर क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है. तो वो क्वेश्चन आप जाके देखें ताकि समझ में और सही से आए. अब कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नंबर 1, इट कैन बी यूज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर मींस व्हेन शेयर आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बोनस शेयर. तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पहला यूटिलाइजेशन बोनस शेयर जारी करने के लिए. दूसरा यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में. तीसरा यूज सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी हम डिबेंचर रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, वो प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हैं. यदि हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो हम प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम है, यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम पर रिडम्पशन करने का मतलब यदि 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए लौटा 105 रहे हैं, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं. तो 3 यूज हो गए बोनस शेयर जारी करने के लिए. नंबर सेकंड इज लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए. नंबर थर्ड इज जो भी हम सिक्योरिटी रिडीम करेंगे प्रीमियम पे उन्हें राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम यूटिलाइज करने के लिए. जैसे अपन डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम को हम यहां से यूटिलाइज कर सकते हैं. क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से हम डिविडेंड बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिविडेंड बांटा जाता है केवल फ्री प्रॉफिट से. फ्री प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट विच कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस. फ्री प्रॉफिट मेनली बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसे फ्री प्रॉफिट बोलेंगे. तो हम डिविडेंड बांटने के लिए कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, यदि डिविडेंड बांटने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल अलाउ कर दे तो कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर जारी किया 100 का 120 में, 20 रुपए आया प्रीमियम और फिर उस 20 में से डिविडेंड बांट दिया, मतलब कंपनी ने कुछ काम ही नहीं किया. इसीलिए डिविडेंड बांटने के लिए केवल फ्री प्रॉफिट का होना जरूरी है. एक बात और, जैसे कंपनी यदि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है तो वहां पर कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है. जब कंपनी अपने शेयर्स रिडीम करती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, इक्विटी शेयर बाईबैक करती है, तो कंपनी यदि इक्विटी शेयर बाईबैक करे या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो फिर कंपनी को जितनी फेस वैल्यू के शेयर कंपनी रिडीम या फिर बाईबैक करने वाली है उतने अमाउंट का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर क्रिएट कहां से होगा? सीआरआर क्रिएट होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर जनरल रिजर्व से भी हो सकता है. लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा? फेस वैल्यू. याद रखें ये था टोटल अपना अकाउंट्स का टॉपिक नंबर 3, दैट इज कंपनी अकाउंट्स. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट की जो वीडियो मैंने बनाई है वो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखें, ताकि आपके जो हेडिंग और सब हेडिंग है वो वहां से कवर होंगे. और कुछ जो मैंने स्टार्टिंग में बात की शेयर कैपिटल टाइप्स की वो भी वहां से कवर हो जाएगा. तो ऑल द बेस्ट जो एग्जाम है आपका 13 तारीख को उसके लिए. तब तक के लिए जुड़े रहें एजुकेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल के साथ. थैंक यू.